नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय मुद्गल स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल अरुणोदय क्लासेस पर। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था में संविधान सभा के भाग 2 की, जिसमें हमने पहले बात की थी संविधान सभा के जो प्रारंभिक दृश्य थे उन सब की बात कर ली थी, जिसमें कि हमने संविधान सभा की मांग, संविधान सभा के चुनाव, संविधान सभा में जो सीटें थी उनका किस प्रकार से बंटवारा हुआ है, क्षेत्रों में कैसे बंटवारा हुआ है, दलों में कैसे बंटवारा हुआ है, और उसके बाद हमने देखा था समुदाय में कैसे बंटवारा हुआ है। फिर प्लस हमने उसके बाद देखा था कि प्रांतों से कितनी सीटें थी, सबसे ज़्यादा कहाँ से थी। फिर हमने रियासतों में देखा था सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ से थी। ये सब आप आगे आकर पढ़ चुके हैं। अब हम जो बात करेंगे दोस्त, उससे आगे हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे संविधान सभा में। हाँ, संविधान सभा में बात करेंगे। एक सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ था 1947 में, ठीक है। उसके आगे का मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, याद रखना। 1947 में भारत पाक विभाजन, इससे संविधान सभा पर क्या प्रभाव पड़ा था। हम बात कर रहे हैं कि भारत पाकिस्तान विभाजन से जो हमारा संविधान सभा था इस पर क्या प्रभाव पड़ा था। तो भारत पाकिस्तान विभाजन से संविधान सभा पर जो प्रभाव पड़ा था, मुख्यतः जो 2 प्रभाव पड़े थे वो कौन कौन से थे। एक तो जो सीटों पर पड़ा था, जो पहले 389 मतलब 389 सीटें थी वो बाद में घट करके रह गई थी 299। फिर दूसरा प्रभाव पड़ा था डॉक्टर BR अम्बेडकर जी पर, क्योंकि वो पहले चुने गए थे पूर्वी बंगाल से और बाद में उन्हें चुना गया बम्बई प्रांत से। तो हम दोनों चीज़ों को देख लेते हैं। तो पहला प्रभाव किस पर पड़ा था? सीटों से, ठीक है। तो हम देख लेते हैं सीटों पे क्या प्रभाव पड़ा था। सीटों पे तो जो पहले सीटें थी फिर क्या हुआ विभाजन के बाद, ठीक है। तो दोस्तों पहले जो सीटें थी वो कितनी थी? 389। ये मैंने कल बताया था आपको, 389 थी। और उनको कैसे बांटा हुआ था आपको याद आ रहा होगा कि 292 सीटें थी ब्रिटिश प्रांतों से और 4 सीटें थी, 4 ऐसे मत लिखो, कभी 9 समझ लो आप इसको। 4 सीटें थी कमिश्नरी क्षेत्रों से। ये थी 11 ब्रिटिश प्रांतों से, सबसे ज़्यादा आपको पता है कहाँ से थी भाई, संयुक्त प्रांत से 55 सीटें। फिर आपने देखा 4 के बाद जो कमिश्नरी थी उसके बाद आपने देखा कि जो 93 सीटें हैं वो थी देशी रियासतों से, जहाँ पर राजा का शासन होता था। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिएगा, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा तो समझ में आ गया होगा। अब फिर बदल क्या हुआ पाकिस्तान के अलग होने के बाद, ठीक है। तो जो 11 ब्रिटिश प्रांत थे, जो 11 ब्रिटिश प्रांत थे, इनसे संख्या थी 225। कितनी थी? 225। 4 कमिश्नरी प्रांत तो वही रहे थे, तो कमिश्नरी थे, जो 4 सीटें थी वो 4 ही बनी हुई थी, ठीक है। 225 और 4 कितना हो गया? 229। फिर उसके बाद हमने जो देखा कि जो देशी रियासतों में कितनी सीटें रह गई थी, तो देशी रियासतों में बहुत अच्छे से तैयारी करते रहिएगा, बिल्कुल आप बढ़िया से नोट्स बनाते रहिएगा। ये नोट्स मेरे बहुत काम आएंगे जब आप GD का पुलिस का परीक्षा दे करके आएंगे, तब आपको पता लगेगा कि नोट्सों की कीमत क्या है। तो भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, सीटें पहले कितनी थी? 389 थी, उनको हमने देख लिया कैसी थी, 292 + 4 + 93। बाद में जब विभाजन हुआ तो 299 रह गई थी, और ये जो 299 रह गई थी, हाँ इनको यहाँ लिख देते हैं। विभाजन के बाद कितनी थी बेटा? 299। तो यहाँ दोस्तों 299 कैसे रही थी? तो 225 + 4 + 70। तो अब हमने देख लिया यहाँ पर भारत और पाकिस्तान का विभाजन, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो रहा हूँ, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिएगा, अब हम बात करते हैं दूसरी। अब एक चीज़ हम कल जो है आपको बताना भूल गए थे कि जो संविधान सभा है ना, संविधान सभा, मैंने आपको यहाँ तक बता दिया था कि किस धर्म को कितना प्रतिनिधित्व मिला है। सबसे कम प्रतिनिधित्व किसको मिला था? पारसी धर्म को। कितनी सीटें थी? 3। याद आ रहा होगा आपको, बिल्कुल। तो संविधान सभा में कुल महिलाएं कितनी थी? ये परीक्षा में बहुत बार आया है, परीक्षा में क्वेश्चन ये बहुत बार रिपीट हुआ है कि संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी। तो आप दोस्तों जवाब दो, 15 महिलाएं थी। कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी, 15, ठीक है। अब हम उनको याद करते हैं, ठीक है, कोशिश करेंगे याद करने की। तो यहाँ से दिख रहा है ना, ठीक है। तो पहली महिला, तो पहले तो थी सुचेता कृपलानी। एक ऑर्डर में हमको लिखेंगे, उसी ऑर्डर में इसको याद करेंगे। मैंने कल भी बताया था GS को याद कराने का तरीका मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है। अब आप छोड़ दो,
ये जो आप जीएस में टेंशन लेनी है ना, अब आपने बहुत समय ले लिया, अब टेंशन, अब टेंशन मत लो। आज ही मेरी बात हुई थी एक लड़की से जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ कोचिंग में, तो उसने मुझसे बोला कि सर मेरा बहुत ज़्यादा आज मूड ख़राब है। मैंने बोला क्या हुआ गुड़िया? तो उसने बोला मुझसे कि सर मेरा दिल्ली पुलिस का रिजल्ट आया है और मैं सब कुछ बढ़िया था, लेकिन अगर मुझे कोई विषय लेकर के डूबा है जिसकी वजह से मैं दिल्ली पुलिस में अगर चयन होने से रही हूँ, तो सर उसकी वजह है जीएस। मैं फिर कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि जीएस प्रैक्टिस प्लस रिवीजन करते रहिए। जीएस में प्रैक्टिस बेस समझिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी आपकी जीएस पकड़ मजबूत होगी जीएस पर। तो पहली थी सुचेता कृपलानी। इनको मैंने यहाँ पर क्यों लिखा उसकी भी एक वजह है। इनको यहाँ पर पहले लिखने की वजह यह है, हालांकि आज मेरा बहुत ज़्यादा गला खराब है, ध्यान रखिएगा ठीक है, आवाज़ पता नहीं कैसी आ रही होगी, है ना, बहुत ज़्यादा तबियत खराब है आज। तो सुचेता कृपलानी जो थी, इनको क्यों रखा? क्योंकि सबसे पहले जो उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी कौन थी? सुचेता कृपलानी। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। ठीक है। दूसरी बात सरोजिनी नायडू। ठीक है, सरोजिनी नायडू जो है भारत की पहली, उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। ठीक है। अब आपने दो नाम और सुने होंगे, विजय लक्ष्मी पंडित। विजय, नोट्स बनाते रहिएगा, बहुत काम आएंगे आपके। विजय लक्ष्मी पंडित। मैं क्लासों का टाइम थोड़ा घटाऊंगा, 20 से 25 मिनट, हाथ से 30 मिनट की रखूंगा, 28 से 30 मिनट की। चौथा है आपका विजय लक्ष्मी पंडित के बाद अमृता कौर, राजकुमारी अमृता कौर। तो 4 तो हो गई कितने महीने लगेंगे? 11। अब 5वीं ध्यान रखो, चौधरी। 5वीं ध्यान रखना, चौधरी। 2 चौधरी थी, एक थी कमला चौधरी और एक थी मेरे दोस्तों मालती चौधरी। कितनी हो गई? 6 हो गई, है ना। 5, हाँ इसको 5 और 6 लिखा जाएगा, 5 और 6 दोनों हो गई। अब देखेंगे 7 और 8, 7 और 8 दोनों को। 2 राय थी, कौन थी? 2 राय थी, राय। ठीक है, 2 राय कौन कौन सी थी? एक थी लीला राय और एक थी मेरे दोस्तों रेणुका राय। कैसे याद रखोगे? तो 3 तो आपको पता ही है ये, ठीक है। 4 तो ऊपर वाली, 2 चौधरी हैं, 2 राय हैं, तो कितनी हो गई? 8। नवा ध्यान रखेंगे, नवा जो हैं अम्मू, है ना, जो अम्मू स्वामीनाथन है वो। ठीक है। अब देखा होगा आपने, जो अम्मा है तमिलनाडु में अम्मा थी, तो उसको मैंने याद कराने का यह लॉजिक डेवलप किया है कि जो अम्मा हैं तो अम्मा या बोल दो, अम्मू बोल दो, तो ये ऐसा लग रहा है कि जैसे साउथ इंडिया का कल्चर हो, साउथ इंडिया के कल्चर से यूज़ हो रहा है। ठीक है, वहाँ से लग रहा है कि उसका इसका कनेक्शन जो है वहाँ से है। अम्मू स्वामीनाथन पूरा नाम था इनका, अम्मू स्वामीनाथन। फिर 10वीं हो जाएंगी, ये भी साउथ इंडिया से लग रही हैं। कौन? दक्षयानी। इनके तो नाम में लिखा है दक्षिण भारत। ये तरीके हैं याद करने के, इनसे याद हो जाएगा आपको। और 11वीं थी एनी मस्कारिनी। एनी बेसेंट नहीं है ये, ध्यान रखना, एनी मस्कारिनी। ठीक है। अब कितनी बची होंगी? 4। 12वीं, ठीक है, जो 12वीं थी वो थी हंसा मेहता। हंसा मेहता, 2 सिंगल थी बिल्कुल। 13 पे थी हंसा मेहता बेगम एजाज रसूल। ये संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम, हाँ संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला अगर कोई थी तो ये थी बेगम एजाज रसूल। कितनी हो गई बताओ? 13 हो गई। ठीक है, 13 हो गई। अब 2 बची हैं, 14 और 15। ठीक है, मैं एक बार साइड हो रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप जल्दी से। ठीक है, मैं साइड हो गया हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। चलो ले लिया होगा। 14 बची हैं, 14 और 15। ठीक है, अब अगले पे लिखते हैं हम 14 और 15। तो 14वें नंबर पे जो थी इसको याद रखो आप, पश्चिम बंगाल से। मैं ये तर्क बता रहा हूँ केवल याद करने के, ये केवल काल्पनिक तर्क हैं। ठीक है, इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, कभी आप क्लेम करें तो ये जो 14वें नंबर पे थी पश्चिम बंगाल से, तो हम कहते हैं कि 14 और 15 दोनों, 14 और ये 15 दोनों जो हैं, इनका संबंध हमें पश्चिम बंगाल से लग रहा है। कैसे लग रहा है? एक तो आपने सुना होगा कि पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा पूजा किसकी होती है? दुर्गा की। तो इसी से निकल के आया है दुर्गयानी। क्या निकल के आया है? दुर्गयानी। अब आपने देखा होगा एक समुदाय है बनर्जी, ये ज़्यादातर कहाँ रहते हैं? पश्चिम बंगाल में। ठीक है ना, बनर्जी। तो क्या नाम था? पूर्णिमा बनर्जी। पूर्णिमा बनर्जी। ठीक है,
तो आपको याद हो गया होगा। तो आपको 4 तो पहले हैं सुचेता कृपलानी, फिर है सरोजिनी नायडू, फिर है विजय लक्ष्मी पंडित, फिर है राजकुमारी अमृता कौर, 4 ये हो गई। फिर आपने देखा 2 चौधरी हैं, 2 राय हैं, ठीक है, मालती चौधरी, कमला चौधरी, और राय हैं लीला राय, रेणुका राय। फिर आपने देखा होगा उसके बाद जो है 3 नाम साउथ से लग रहे हैं हमें, कौन कौन से, अम्मू, दक्षानी और एनी मस्कारिनी। फिर उसके बाद हंसा मेहता और बेगम बिजार रसूल। हंसा मेहता याद रखिएगा तारक मेहता से, और जो लास्ट वाला है क्या नाम है इसका, 2 पश्चिम बंगाल से। कौन सी हैं, पश्चिम बंगाल से, पूर्णिमा बनर्जी और पुण्यवर्धनी और पूर्णिमा बनर्जी और दुर्ज्ञानी। तो यहाँ पर आपको महिलाएं क्लियर हो गई। चलो मैं बिल्कुल उसी के आगे जो लास्ट क्लास ली थी उससे के आगे कंटिन्यू चल रहा हूँ, स्क्रीनशॉट भी आप लेते रहिएगा, ठीक है। अब हमने देखो संविधान सभा में हमने क्या क्या देख लिया। संविधान सभा में अभी हमने इसके बाद देख लिया कि संविधान सभा में क्या प्रभाव पड़ा भारत पाकिस्तान के अलग होने का। उसके बाद हमने देख लिया कि महिलाओं में फेरबदल हुआ। अब हम उसके बाद जो संविधान में देखेंगे, संविधान में क्या देखेंगे, घटनाक्रम देखेंगे। क्या देखेंगे, घटनाक्रम संविधान का। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे सभी दोस्तों, इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना आप। हम देखेंगे संविधान सभा में घटनाक्रम, ठीक है, ये बहुत काम का है। संविधान सभा में जो घटनाक्रम है ये बहुत ही ज़्यादा काम का है। इसको हम कैसे याद करेंगे, हम बात करेंगे यहाँ पर जब 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था, ठीक है, चुनाव के बाद, उससे लेकर के और 1950 तक, जो 26 जनवरी 1950 है, ठीक है, वहाँ तक के हम प्रमुख घटनाक्रम देखेंगे, ठीक है। तो 10-12 हैं और ये सब वही हैं जो लास्ट ईयर की परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आप इनको बहुत ही बारीकी से सुनेंगे और बहुत ही बारीकी से अपने नोट्स में नोट डाउन आप कर लेंगे, ठीक है ना। चलिएगा अब हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे तो 6 दिसंबर की। सबसे पहले हम बात करेंगे 6 दिसंबर की, ठीक है, 6 दिसंबर की। हाँ, पहले बात करेंगे 6 दिसंबर 1946। 6 दिसंबर 1946 इस दिन क्या हुआ था, संविधान सभा का गठन हुआ था। दूसरा 6 दिसंबर 1946 के बाद हम क्या देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ था, संविधान सभा का क्या हुआ था, गठन हुआ था। सब संविधान सभा से जुड़ा हुआ चल रहा है, ध्यान रखना। ये 6 दिसंबर के बाद 9 दिसंबर 1946 यहाँ जो गठन हुआ एक बार लिख लो। कभी आप दोस्तों कहो कि किसका गठन हुआ था, संविधान सभा का। 9 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई, इस दिन क्या हुआ था, संविधान सभा में जो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे उनको अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया, ठीक है, सबसे वरिष्ठतम सदस्य। और एक बात और याद रखना कि यह प्रणाली आज भी वर्तमान में विद्यमान है। लोकसभा के चुनाव होते हैं तो आपने देखा होगा प्रोटेम स्पीकर, कई बार करंट में आप पढ़ते हैं कि ये प्रोटेम स्पीकर थे, तो वो प्रोटेम स्पीकर वो एक तरीके से अस्थायी अध्यक्ष ही मान लो, ठीक है, जब तक अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो रहा तब तक वही काम करेंगे। तो ये जो प्रणाली है, कई बार पूछ भी सकता है, क्वेश्चन का तो कुछ नहीं पता है आपको ने पिछले देखा कुछ समय से आप देख रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी के पेपर में तो पकड़ ही नहीं पड़ पा रहे कि आप कहाँ से पूछ रहा है, समझ में आ रहा है। तो क्योंकि हम लोग तो पढ़ा रहे हैं, लगातार बच्चे बता रहे हैं कि सर बहुत कम ऐसी पकड़ हो पा रही है, तो वो कहाँ से पूछ लेता है, तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। तो यह प्रणाली, तो 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ, क्या हुआ भाई, संविधान, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ इसको, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए। कौन चुने गए, अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। और ये अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, ये और याद रखना, ये थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, यह संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। और यह प्रणाली हमने कहाँ से ली है, कौन सी प्रणाली, कि वरिष्ठतम सदस्य क्या होगा, हाँ, वरिष्ठतम सदस्य क्या होगा, अस्थायी अध्यक्ष होगा। यह प्रणाली हम लेकर के आए हैं फ्रांस से, याद रखना, यह प्रणाली हम कहाँ से लेकर के आए हैं, फ्रांस से, ठीक है, कि जो सबसे सीनियर सदस्य होगा वह संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष होगा। यह जो हम प्रणाली लेकर के आए हैं, ये हम कहाँ से लेकर के आए, ये हम लेकर के आए फ्रांस से, ठीक है ना। तो 9 दिसंबर हो गया। उसके बाद, ठीक है, 9 दिसंबर के बाद क्या हुआ था, 11 दिसंबर, हाँ, 11 दिसंबर 1946 को। तो इस दिन क्या हुआ था दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, चलो थोड़ा समय लगता है चीज़ों को सीखने में, कोई बात नहीं,
हर कुछ जन्म से नहीं सीखता है दोस्तों, तो जो गलतियां हो रही हैं कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों 11 दिसंबर 1946 इस दिन क्या हुआ था? इस दिन क्या हुआ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का कैसा सदस्य चुन लिया? अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया। तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया? तो वो चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को। यहाँ तक क्लियर हो गया भाई, 11 दिसंबर 1946 तक। अब 11 के बाद देखो गैप चल रहा है, गैप चल रहा है। दोनों के बाद क्या है? 2 है। 6 के बाद 3 है बस। 9 के बाद क्या है? फिर 2 है। फिर 11 का क्या है? फिर 2 है। अब 11 के बाद फिर 2 बताओ। तो 11 के बाद जो 2 होगा वो क्या होगा? वो होगा 13। तो 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। उन्होंने संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। अब वही आगे जा करके आप जब पढ़ेंगे तो 22 जनवरी 1947 को वही उद्देश्य प्रस्ताव पास हुआ था। ठीक है ना। तो हम देखते हैं 13 दिसंबर 1946। तो इसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड खोलते हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा आप। अगर स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे तो आपको सब समझ में आता रहेगा कि सर ये क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ठीक है ना, बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। ठीक, अब हाँ 11 के बाद आएगा 13 दिसंबर 1946। इस दिन क्या हुआ था? तो इस दिन क्या हुआ था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। क्या किया गया? पेश किया गया। तो 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ? जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उनके द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। अब यही प्रस्ताव आगे जाके क्या हुआ कि 22 जनवरी, इसके बाद याद रखना ये 22 जनवरी 1947, याद रखना इसको 22 जनवरी 1947। जो 22 जनवरी 1947 थी, यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों? 22 जनवरी 1947 को यही कौन उद्देश्य, यही उद्देश्य प्रस्ताव पास हुआ। क्या हुआ? यही उद्देश्य प्रस्ताव क्या हुआ दोस्तों? पास हुआ। तो दोस्तों कब हुआ था ये हुआ था 22 जनवरी 1947 को। तो 22 जनवरी 1947 को ये पास हुआ। अब 22 जनवरी के बाद याद रखेंगे, चलो लिखते रहो, बिल्कुल ठीक है, सुनते रहो, लिखते रहो, स्क्रीनशॉट लेते रहो, कोई दिक्कत नहीं, सब चीज़ें आराम से होती चली जाएंगी। हाँ मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा बिल्कुल, थोड़ी तबियत मेरी सही नहीं चल रही है इस समय, तो कराता हूँ मैं। तो 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ? यही उद्देश्य प्रस्ताव जो पेश हुआ था वो उसको पास हो गया। अब 22 जनवरी के बाद जो हम देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947, ये जो 22 जुलाई 1947 थी, इसको क्या हुआ था? जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसको अपनाया गया था। किसको अपनाया गया था? राष्ट्रीय ध्वज। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। ठीक है, मैं अपनी हर क्लास में कुछ ना कुछ कंटेंट ऐसा दूंगा कि जहां पर बच्चे की पकड़ कमज़ोर होगी, बिल्कुल ठीक है ना, जहां वो बच्चे कहेंगे आमतौर पर बच्चों को उनकी जानकारी नहीं होगी। तो 22 जुलाई 1947 को, और मैं इस तरह से याद कराऊंगा कि आपको चीज़ें पूरे एक सिस्टमेटिक तरीके से याद हो जाए। मैं संविधान सभा जब पूरा कंप्लीट कर दूंगा तो उसके बाद मैं आपको 5 से 7 मिनट में ये समझाऊंगा कि पूरा कैसे याद रखना है। आपको 1895 से लेकर के 1895 से लेकर के 26 जनवरी 1950 नहीं बल्कि 1951-52 तक जाना है, जब हमारी संसद का, निर्वाचित संसद का, भारत की निर्वाचित संसद का गठन हुआ था। तो पूरा का पूरा जो सिनेरियो है वो आप ओवरऑल बता दिया करेंगे। फिर उनकी छोटी छोटी चीज़ें हैं, जब आप पूरा तैयार कर लेंगे तो आपको पकड़ में आ जाएंगी। ठीक है, तो 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ? जो राष्ट्रीय ध्वज था उसको हमारा अपना ले गया। चलिए इसको उतारिए जल्दी से 22 जुलाई को। फिर क्या हुआ? 29 अगस्त, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट है, मैं लिख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा स्टार बना दिया। 22 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? 22 अगस्त 1947 को बताओ जरा, एक बार कमेंट करके बताओ जल्दी से, क्या हुआ था भाई, जल्दी से बताओ क्या हुआ था, बताओ भाई। 22 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? प्रारूप समिति का गठन हुआ था। जो प्रारूप समिति है ना, सबसे मुख्य समिति तो यही थी, ड्राफ्ट कमेटी। प्रारूप समिति का क्या हुआ था? गठन हुआ था। याद रखना ये डेट बहुत काम की है,
ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है ये कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था। तो प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? 22 अगस्त 1947 को, ठीक है, सॉरी माफ कीजिएगा 29 अगस्त 1947 को। तो ये दो बार 22 है। 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ? उद्देश्य प्रस्ताव पेश हुआ। और 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ? राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। 29 अगस्त 1947 को क्या हुआ? प्रारूप समिति का गठन हुआ। अब इसके बाद हम अगली बात करते हैं, ठीक है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप जल्दी से, ताकि आपको पता रहेगा। बिल्कुल ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, चलिएगा, ठीक है। अब हम आते हैं अगली चीज़ पर। अगली चीज़ क्या है? 47 तक हमने देख लिया, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ था? हाँ, उसके बाद क्या हुआ था? 1949 में, कब? हाँ, मई 1949 में जो भारत था आपका, भारत, उसने राष्ट्रमंडल की सदस्यता, राष्ट्रमंडल, ठीक है, जिसे हम कॉमनवेल्थ कहते हैं, राष्ट्रमंडल, जो राष्ट्रमंडल है इसकी सदस्यता पास हो गई थी या ले ली चुकी थी, ठीक है। तो मई 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता हमको मिल गई थी। उसके बाद कैसे याद रखेंगे? उसके बाद आप याद रखेंगे 26 नवंबर 1949। इस दिन क्या हुआ? हमारे संविधान सभा ने, ये डेट भी बहुत काम की है, आपको पता होगा हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। और यह मनाना शुरू हुआ है 2015 से, जिस बार अंबेडकर जी की 125वीं जन्म जयंती थी, वहां से शुरू हुआ है, ठीक है। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा, बहुत काम की है, ये भी इसको स्टार बना लो, बहुत काम का है ये। क्या किया था? संविधान सभा ने जो हमारा संविधान बना था ना 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के बाद, संविधान को क्या किया था मेरे दोस्तों? स्वीकार किया था, या कह देते हैं इसको आत्मार्पित किया था, आत्मा से अर्पित किया था, है ना। और फिर क्या किया था? अंगीकृत किया था, या क्या किया था? अंगीकृत किया था। तो 26 नवंबर 1949 तक आप कैसे याद रखेंगे? 6 दिसंबर 1946 संविधान सभा का गठन, फिर 9 दिसंबर है, फिर 11 दिसंबर है, फिर 13 दिसंबर 1946 है, 13 के बाद 22 जनवरी 1947 है, फिर 22 जनवरी को क्या होता है आपको पता है? उद्देश्य प्रस्ताव पास हो गया था। 22 के बाद क्या है? 22 जुलाई है, उस बार क्या होता है? राष्ट्रीय ध्वज को हमने अपना लिया था। फिर उसके बाद आपने देखा होगा मई 1949 में हमने राष्ट्रमंडल की सदस्यता ले ली। फिर आपने देखा 26 नवंबर 1949 को भारत ने क्या किया? भारतीय संविधान सभा ने, ठीक है, आत्मार्पित कर लिया, संविधान को स्वीकार कर लिया। आगे बात समझे? तो सब इस दिन संविधान हमारा पास हो गया था, संविधान स्वीकार हो गया था, पास भी हो गया था 26 नवंबर। अब संविधान सभा की जो आखिरी बैठक थी वो हुई थी मेरे दोस्तों 24 जनवरी। पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946, और जो अंतिम बैठक हुई थी वो कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। ये डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये पूछा जाता है इस दिन क्या काम हुए थे? जो हमारा राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगान है, इनको अपनाया था हमने, कि जो राष्ट्रगीत है हमारा वंदे मातरम, हमने इसको यहाँ अपना लिया था। राष्ट्रगान जो है हमारा जन गण मन अधिनायक जय है, हमने उसको भी यहाँ अपनाया था। और साथ ही साथ जो हमारे राजेंद्र प्रसाद हैं कि वो भारत के राष्ट्रपति होंगे, इसकी घोषणा करी थी, ठीक है। क्योंकि क्या अभी तो आपको पता है, तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है किससे होता है? संसद के द्वारा होता है, विधायकों के द्वारा होता है। तो उस समय तो विधायिका नहीं थी, क्योंकि संविधान जो लागू हुआ वो 1950 में हुआ, ठीक है। तो इस समय यहाँ केवल घोषणा कर दी थी कि जो अगले राष्ट्रपति होंगे वो कौन होंगे? हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो कौन होंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ 3 काम याद रखना। पहला काम है क्या? राष्ट्रगान को अपनाया। दूसरा काम क्या है? राष्ट्रगीत को अपनाया। और तीसरा काम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम की क्या कर दी थी? घोषणा। क्या? कि क्या होंगे वो भारत के राष्ट्रपति होंगे। यहाँ तक बात समझ आ गई? जल्दी से एक बार इसको पढ़ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, सब काम आएगा आपके, बिल्कुल, ठीक है ना। ठीक है, ये काम आएगा सब आपके। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिएगा अब हम देखते हैं अगली चीज़। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब 26 जनवरी 1950, ठीक है, 24 जनवरी तक हम देख लिया। अब क्या आएगा? फिर आएगा 26 जनवरी 1950। इस दिन क्या हुआ था? उस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था।
संविधान लागू नहीं हुआ था, बल्कि ये कहोगे संविधान पूर्णतः लागू हुआ था, क्योंकि आंशिक तौर पे तो हमारा संविधान लागू हो गया था। आंशिक तौर पे संविधान कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। जैसे नागरिकता है और भी बहुत सारे मामले थे जिन्हें हमने पहले ही लागू कर दिया था। तो संविधान क्या हुआ दोस्तों? यहाँ पर संविधान हमारा पूर्णतः लागू हुआ। बहुत ज़्यादा गले पर जोर पड़ रहा है बस। तो संविधान सभा को संविधान पूर्णतः लागू किया, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये है कि सर संविधान तो 26 नवंबर 1949 को जब हमने अपना लिया था तो हमने फिर इतना इंतजार क्यों किया? वजह है ना, तो हमने इसका इंतजार इतना क्यों किया? तो आप इसको भी ध्यान रखना कि जो 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, वहीं पे हमने एक संकल्प लिया था पूर्ण स्वराज का, ठीक है। तो फिर हमने 26 जनवरी 1930 को मनाया था पूर्ण स्वराज दिवस। तो वो संकल्प जो लिया था उसी को महत्व रखते हुए, उसी का महत्व रखते हुए हमने प्रयास किया कि हम जो संविधान है उसको लागू करेंगे। कब? 26 जनवरी 1950 से। तो इसका कारण क्या है? कारण मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। कारण मैं लिख दे रहा हूँ। कारण क्या है कि 26 जनवरी 1950 को हुई, बहुत अच्छे से पढ़ते रहिएगा आप, क्लास जो भी मेरी डल रही है रोज लेते रहिएगा। 26 जनवरी 1950 को ही संविधान लागू करने का प्रमुख कारण, क्या था भाई? क्या कारण था? क्या ये कारण था? 26 जनवरी 1930, दिख रहा है ना, कोई बात नहीं। तो क्या कारण था? कारण था 26 जनवरी 1930, ठीक है। 26 जनवरी 1930 को हमने क्या करा था भाई? कौन सा दिवस मनाया था? पूर्ण स्वराज दिवस। और इसकी जो घोषणा हुई थी वो कहाँ हुई थी? 1929 में इसकी क्या हुई थी? घोषणा हुई थी। घोषणा कहाँ हुई थी? लाहौर अधिवेशन। तो दोस्तों इसको याद रखना बिल्कुल, ठीक है। तो 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान जो लागू करा उसकी क्या वजह थी मैंने आपको बता दी दोस्तों। उसकी वजह क्या थी? 26 जनवरी 1950 को ही संविधान लागू करना। उसकी वजह क्या थी? 26 जनवरी 1930 को हमने पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था। और इसकी घोषणा कब हुई थी? 1929 के लाहौर अधिवेशन, जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वहाँ पर इसकी घोषणा हुई थी, ठीक है। अब एक लास्ट और बचा है घटनाक्रम, जो बचा है वो क्या बचा है? वो है 1951 और 52 में। 1951 और 1951 और 1952 में स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित, जिनके लिए चुनाव होता है, संसद का गठन, पहली निर्वाचित संसद का गठन ये हुआ था यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे करके आपको पता है 6 दिसंबर 1946 से लेकर के हम लोग ये वो मुख्य घटनाक्रम हैं जिनको हम जान चुके हैं। अब अगली चीज़ हमें 2 चीज़ें और क्लियर करनी है, इसमें 2 चीज़ें भी और क्लियर करनी है। एक तो हमें क्लियर करनी है कि जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं, प्रमुख व्यक्तित्व कैसे? संविधान सभा के अध्यक्ष आप जान लिए, उपाध्यक्ष आप जान लिए, एक थे संविधान सभा के सचिव कौन थे, ठीक है। संविधान सभा के जो सचिव थे, है ना, HC मुखर्जी, प्लस संविधान सभा के प्रारूपकार कौन थे, संविधान सभा के जो चीफ ड्राफ्टमैन जिसे हम कहते हैं मुख्य प्रारूपकार वो कौन थे, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, संविधान सभा जो है मूलतः है उसको जिस भाषा में लिखा गया इटैलिक शैली में, जिसमें लिखा है इटैलिक शैली में, माफ़ कीजिएगा, इटैलिक शैली में, तो उसका जो अंग्रेजी संस्करण है वो कहाँ लिखा गया है, ठीक है, छपा कहाँ है। दूसरी बात, तीसरी बात, जो हमारा मूल संविधान तो कहाँ छपा था। तीसरी बात उसमें ये और जानेंगे कि जो हमारा संविधान है उसको हिंदी में किसने लिखा है, ठीक है, फिर इनको सजाया किसने, ये सब चीज़ें हैं। तो इसमें हम देखते हैं अधिकांश जगह व्यक्ति का रोल आ रहा है। तो हम देखते हैं कि संविधान सभा से जुड़े हुए प्रमुख व्यक्तित्व, हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा कि संविधान सभा से जुड़े हुए प्रमुख व्यक्तित्व। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम बात करते हैं संविधान सभा से जुड़े हुए हमारे प्रमुख व्यक्तित्व, ताकि हमें पता रहे कि संविधान सभा से जुड़े हुए हमारे जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं वो कहाँ कहाँ किस प्रकार से हमारे सामने चर्चा में आए। अगर ये आपको पता रहेगा तो इससे आपको बहुत ज़्यादा सुविधा मिलेगी, ठीक है ना। चलोगा, ठीक है, ठीक है भाई। अब हम देखते हैं, हाँ
प्रमुख व्यक्तित्व, संविधान सभा में प्रमुख व्यक्तित्व मतलब किंग एंड व्यक्तियों का योगदान रहा। सबसे पहला संविधान सभा के याद रखेंगे अध्यक्ष। अध्यक्ष दो थे, आपको पता है। एक थे हमारे स्थायी अध्यक्ष, कौन थे भाई? अभी आपने पढ़ा है दोस्तों, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद, देखना ना, ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हमारे। फिर दूसरे व्यक्ति कौन थे? अस्थायी, मतलब ये तो स्थायी अध्यक्ष हो गए। फिर स्थायी अध्यक्ष कौन होंगे? वो तो अस्थायी होगा ना। स्थायी थे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अब तीसरा हम देखेंगे जो व्यक्ति थे, तीसरा व्यक्ति हम देखेंगे जो संविधान सभा है, हमारी संविधान सभा है, इसके उपाध्यक्ष कौन थे? जो संविधान सभा है इसके उपाध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो दो व्यक्ति इसके उपाध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, उपाध्यक्ष कितने व्यक्ति थे संविधान सभा के? दो व्यक्ति थे। कौन थे? दो व्यक्ति थे। एक तो थे एक तो थे, पढ़ो भी इसको, क्या लिखा है? टी कृष्णामाचारी। तो एक तो कौन थे? टी कृष्णामाचारी थे, और जो दूसरे व्यक्ति थे वो थे हमारे HC मुखर्जी। दूसरे कौन थे? HC मुखर्जी। ये हमारे कौन थे? मुख्य उपाध्यक्ष थे। तो संविधान सभा में कितने उपाध्यक्ष थे भाई? यहाँ लिख देंगे अक्ष, है ना। उपाध्यक्ष कितने थे? दो थे, टी कृष्णामाचारी और HC मुखर्जी। अब संविधान सभा में सचिव, अब हम देखेंगे कि जो हमारी संविधान सचिव थी इसके सचिव कौन थे? HBR अयंगर। तो ये हमारे जो संविधान सभा के क्या थे? संविधान सभा के जो सचिव थे वो कौन थे? HBR अयंगर। इसको याद रखना बिल्कुल, ठीक है। चौथा है प्रारूपकार। संविधान सभा के प्रारूपकार, जिन्होंने प्रारूप तैयार किया था मुख्यतः, वो कौन थे? LN मुखर्जी। कौन थे? इनको याद रखना बिल्कुल, रिवीजन करते रहना, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। कौन थे? LN मुखर्जी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका जल्दी से। स्क्रीनशॉट ले लिया? चलिए अगली स्लाइड खोलते हैं हम। तो हमने देख लिया प्रारूपकार कौन थे। अब हम देखते हैं अब हम देखते हैं अब हम देखते हैं संवैधानिक सलाहकार, जो हमारे संविधान के सलाहकार थे। संवैधानिक सलाहकार, तो हमारे जो संविधान में संवैधानिक सलाहकार थे वो कौन थे भाई? BN राव। कौन थे? BN राव। इनका पूरा नाम भी याद रखना, वेनेगल नरसिंह राव। क्या नाम था इनका पूरा? वेनेगल नरसिंह राव। वेनेगल नरसिंह राव, ये हमारे जो थे संविधान सभा के जो थे प्रमुख संवैधानिक सलाहकार थे। BN राव। कानूनी सलाहकार भी इनको बोला जाता है, प्रमुख सलाहकार भी अगर इनको संवैधानिक सलाहकार बोलेंगे या कानूनी सलाहकार बोलेंगे तो कौन आएगा? VN राव। अब हम देखते हैं संविधान सभा के जो सुलेखक थे। सुलेखक कौन थे संविधान सभा के? अब हम देखते हैं सुलेखक, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कॉलीग्राफर। सुलेखक जिसे हम कह देते हैं कॉलीग्राफर। तो वो थे हमारे दोस्तों, याद रखना इनका नाम, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। बहुत बड़ा नाम है इनका। तो जो हमारे सुलेखक थे, कैलीग्राफर थे, उनका क्या नाम है भाई? उनका नाम है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक है। अब हमारा जो मूल संविधान है, मूल संविधान तो हमारा है, तो हम अगली चीज़ देखेंगे कि जो हमारा मूल संविधान है वो किस में लिखा गया है? इटैलिक शैली में। कौन सी शैली में लिखा गया है? इटैलिक
शैली में। किस में लिखा गया है मेरे दोस्तों? इटैलिक शैली में लिखा गया है। ठीक है, अब हमारे जो मूल संविधान है, मैं ऐसे बना रहा हूँ इसको, चलो लिख दे रहा हूँ, है ना। जो हमारा दोस्तों मूल संविधान है, मूल संविधान जो है हमारा, इसमें याद रखना कि जो इसको सजाने का काम किया था, किसका काम? सजाने का काम जो किया था वो शांति निकेतन के 2 व्यक्ति थे। शांति निकेतन जो रविन्द्रनाथ टैगोर का था, शांति निकेतन के 2 व्यक्ति थे। ठीक है, एक तो थे नंदलाल बोस, एक थे नंदलाल बोस और दूसरे थे, दिख रहा है कि नहीं? चलो दिख रहा है, राम मनोहर सिन्हा। राम मनोहर, बेहर भी मिलता है कई जगह। ठीक है, तो जो सिन्हा थे और जो बोस थे और जो सिन्हा थे, ये हमारे जो संविधान सभा था, उसको इन्होंने इसका क्या काम करा था? सजाने का काम किया था। ठीक है, अगली चीज़ बहुत काम की है बेटा, ये कई बार पूछी गई है, ये भी काम की है। जो हमारा मच्छर आ रहे हैं, कोई बात नहीं। तो जो हमारा मूल संविधान है ना, मूल संविधान, अगर इसको हिंदी में, किसमें? हिंदी में किसने लिखा है? बसंत कृष्ण वैद। नाम से ही याद रखना, बसंत कृष्ण वैद। बसंत हो गया ये, हाँ, बसंत कृष्ण वैद। ठीक है, बसंत कृष्ण वैद, इन्होंने लिखा था इसको। हमारा जो मूल संविधान है, इसको इन्होंने किस में लिखा था? हमारे मूल संविधान को इन्होंने लिखा था हिंदी में। तो बसंत कृष्ण वैद जो थे, इन्होंने हमारे संविधान को हिंदी में लिखा था। तो सजाने का काम किसने किया था? नंदलाल बोस ने किया था। जो सजाने का काम किया था वो किसने करा था? सजाने का काम किसने करा था? नंदलाल, है ना, बोस ने। किसने काम करा था? नंदलाल बोस ने। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी हैं, पेपर में कहीं ना कहीं पूछी जाती हैं। तो इन सब चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा लगातार रिवीजन करते रहेंगे, क्योंकि आपके सबके लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होंगी। ठीक है, चलिएगा, और बहुत ज़्यादा टायर्डनेस हो रही है। चलिए अब हम देखते हैं अगला, है ना। तो हमने सभी संविधान सभा में देख लिया, संविधान सभा में पाकिस्तान विभाजन देख लिया, उसके बाद हमने संविधान सभा में महिलाएं देख ली, प्लस हमने देख लिया संविधान सभा में जो मुख्य घटनाएं थी वो 6 दिसंबर से लेकर के हमने 52 के जो चुनाव हुए थे हमारी संसद के, वहाँ तक देख लिया। उसके बाद हमने देख लिया संविधान सभा में जो प्रमुख व्यक्तित्व थे। अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। उपाध्यक्ष आपको मैंने लिखवा दिए, 2 उपाध्यक्ष थे हमारे। ठीक है, दोनों उपाध्यक्ष मैंने आपको लिखवा दिए, एच.सी. मुखर्जी थे और टी.टी. कृष्णामाचारी थे। सचिव थे H.V.R. आयंगर थे हमारे सचिव। मुख्य प्रारूपकार कौन थे? चीफ ड्राफ्टमैन बताओ भाई, चीफ ड्राफ्टमैन जल्दी से एल.एन. मुखर्जी थे। फिर हमने आपको बताया कि जो हमारे संवैधानिक सलाहकार थे वो कौन थे? जो कानून सलाहकार थे B.N. राव थे। फिर मैंने उसके बाद आपको बताया कि जो है मूल संविधान जो है इटैलिक शैली में लिखा गया है। ठीक है, उसमें किसने लिखा है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा है। फिर हिंदी में इसको ट्रांसलेट किसने किया? बसंत कृष्ण वैद ने किया है। सजाने का काम शांति निकेतन के 2 व्यक्ति थे, जिनका नाम था नंदलाल बोस और राम बिहार मनोहर सिन्हा। ये जो व्यक्ति थे, इन दोनों ने ये काम किया। चलिए आज मैं अपनी क्लास को यहीं रोकता हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और अगली क्लास में हम बात करेंगे संविधान सभा से जो समितियां थीं और स्रोत थे। समिति और स्रोत पे हम बात करेंगे अगली क्लास में। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं जब भी वीडियो डालता हूँ, खास तौर से जो मेरे पर्सनल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, मैं उनके साथ साथ जो मेरे से बहुत ज़्यादा दूर दराज के स्टूडेंट्स हैं, जिनसे मेरा कभी कोई मुखातिब नहीं हुआ है, मैं उनसे भी प्रार्थना करता हूं हाथ जोड़ करके कि मेरे दोस्तों, आप इस चैनल को कुछ समय के लिए सहायता कर दीजिए। सहायता में कुछ नहीं करना है आपको, चैनल को केवल लाइक करना है और शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना है। ठीक है, बिल्कुल। और अगली क्लास जो होगी आपकी संविधान समितियां और संविधान के स्रोत पर होगी। ठीक है, नमस्कार।